डे वन से उन्होंने रिजॉल्व किया भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का, और उसको केवल वो मुंह से बोलते नहीं हैं बल्कि उसका अनुसरण अक्सरशः खुद करते हैं। हम जिस नीति पर चल रहे हैं उस पर हम पूरी तरह अडिग हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के सियासी समंदर से बहुत ऊंची लहरें उठ रही हैं। पिछले एक सप्ताह में जितना भी घटनाक्रम हुआ उससे पता चलता है कि उत्तराखंड की राजनीति का तापमान कितना ऊपर पहुंच गया है। 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोप की सीबीआई जांच के आदेश देना, उसके बाद विपक्षी दलों का हंगामा, सड़क जाम, राजभवन कूच और सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के उस सीबीआई के जांच के आदेश पर स्टे कर देना और मुख्यमंत्री को पक्षकार बनाते हुए सभी पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगना और उसके बाद भी राजनीतिक तमाशा जारी रहना, ये सब तय करता है और ये सब ये दर्शाता है कि चुनाव बहुत नजदीक हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस एपिसोड को मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगा, इसके भीतर क्या है और बाहर क्या है और क्या इसके निहितार्थ हैं। मुसीबतें जब आती हैं तो लगता है कि वो पता पूछकर आ रही हैं, सीधे आ जाती है। पिछले कई महीने उत्तराखंड में भाजपा संगठन और सरकार के लिए बहुत ही कठिनाई वाले गुजरे। यूं कहिए कि किसी भी फ्रंट पर पार्टी को और सरकार को अपने विरोधियों से तो रूबरू होना ही पड़ा, लेकिन कई जगह अपनों ने भी किरकिरी कराकर रख दी। लंबे समय से प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन किसी न किसी मुसीबत में पड़ते जा रहे हैं। जोलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेके को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या महिला यौन शोषण का मुद्दा हो, तमाम मामलों पर अपने ही विधायक पार्टी की किरकिरी करा गए। राष्ट्रीय राजमार्ग में घोटाले का मामला पार्टी के विधायक पूर्ण सिंह फर्त्याल ने उठाया तो बिशन सिंह चुफाल इस बात पर अड़े रहे कि अफसरों का बहुत खराब रवैया है और उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इसी तरह का आरोप एक तीसरे विधायक उमेश शर्मा काऊ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर लगाया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले और एक और विधायक महेश नेगी महिला यौन शोषण के प्रकरण में फंस गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही किरकिरी हुई। पार्टी और सरकार के रणनीतिकार या तो योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी योजना फेल हो रही है। अब ये सोचनीय प्रश्न है और इसको सोचना पड़ेगा, चूंकि गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो किसी को गिनती भी याद नहीं कि कितनी बार कितने मौकों पर पार्टी की छीछालेदार हो चुकी है। सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पहली प्रेस वार्ता में जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी। आज हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, 4.25 साल का समय हो गया है, आपने लोकायुक्त तब तक क्यों नहीं लाया? ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। आज आप देख लीजिए किस तरीके से मंत्रीगण परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री पर वार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का विधायक जो है सदन के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के कार्य स्थगन लाता है। आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज से लोग त्रस्त हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे विकास की योजनाओं को जिस तरीके से ठप किया गया है वो मामले हो। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से महंगाई लोगों की कमर तोड़ने में कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ जो सरकार में वरिष्ठतम नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। कई बार जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और समीकरण बिगड़ने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता, आप सही काम भी करते हैं और गलत होते जाते हैं। कई बार मुसीबतें खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के साथ हो रहा है। एक मुसीबत टलती नहीं, दूसरी आ जाती है। कभी अपने सवाल उठाते हैं तो कभी विरोधी घेराबंदी करते हैं। पिछले मामले अभी सुलझे भी नहीं थे, ना पूर्ण फर्त्याल का मामला सुलझा था, ना बिशन सिंह चुफाल का सुलझा, उमेश शर्मा काऊ, प्रेमचंद अग्रवाल, महेश नेगी, तमाम मामले अभी
सुलझे भी नहीं थे कि अब एक नया मामला हाईकोर्ट का आ गया। 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान एक आदेश दिया और उसमें मुख्यमंत्री पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच कराने के आदेश दे दिए। ये वाकई बेहद चौंकाने वाला मामला था, क्योंकि इस मामले में मुख्यमंत्री पक्षकार नहीं थे, वो पार्टी नहीं थे। तो ये सब मामला इतना तेजी के साथ बाहर आया तो 27 अक्टूबर की शाम होते होते उत्तराखंड की सियासत का पारा इतना हाई चला गया कि किसी को अंदाजा भी नहीं था। अभी ताजा मामला 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के उस आदेश का ही लीजिए जिसमें सीबीआई जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तो आया ही, लेकिन अपने साथ एक सियासी तूफान लेकर भी आया। राज्य में बवंडर मच गया और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई लीडरशिप हिल उठी। आखिर मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच देना कोई साधारण मामला नहीं था। यहाँ पर पार्टी को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। राजनीतिक ऑक्सीजन तलाश रहे तमाम छोटे बड़े दल उठ खड़े हुए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा मांग लिया तो आम आदमी पार्टी भी इस्तीफे की मांग पर अड़ गई। हालात कंट्रोल से बाहर होते देखे तो भाजपा को भी अपने नेताओं को मुकाबले में उतारना पड़ा, लेकिन उस समय उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज ही साबित हो रही थी। चूंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की आरोपों की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश था, तो भाजपा नेताओं के तर्क और दलील किसी के गले नहीं उतर रहे थे। विपक्ष लगातार आक्रामक होता जा रहा था और सड़कों पर उतरने की धमकी दे चुका था। त्रिवेंद्र सरकार के रणनीतिकारों को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो सबसे बेहतर तरकीब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की निकाली गई। 28 अक्टूबर को उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों अलग अलग पक्षकार बनकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने पहुंचे। एफआईआर क्वेश्चन होना ये उत्तराखंड शासन का विषय है, क्योंकि एफआईआर शासन बनाम अभियुक्त होता है। तो इस एफआईआर के खिलाफ, एफआईआर क्वेश्चन के खिलाफ उत्तराखंड शासन भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एसएलपी में जाएं ना जाएं ये शासन की मर्जी है। और जो कंप्लेनेंट था जिनकी शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हुई थी, डॉक्टर हरिंदर रावत, प्रोफेसर हरिंदर रावत, उनको भी अख्तियार है कि वो भी एसएलपी में जा सकते हैं कि ये एफआईआर गलत क्वेश्चन है। इन 3.5 सालों में तमाम तरह के षड्यंत्र हुए, तमाम जो माफिया तत्व है, जो भ्रष्टाचारी तत्व है, वो इकट्ठा होकर के हमला करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम जिस नीति पर चल रहे हैं उस पर हम पूरी तरह अडिग हैं। जैसे हम पहले दिन अडिग थे, ऐसे ही जब 5 साल होंगे तब भी हम इसी तरह से अडिग होंगे। कोई हमें हमारे रास्ते से अलग नहीं कर सकता है। जैसे ही 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच का फैसला आया तो विपक्षी दलों की बाँछें खिल गई। उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिल गया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, जो हमेशा जीरो टॉलरेंस पर बात करती है, जो हमेशा कहती है भ्रष्टाचार पर कोई सहन नहीं किया जाएगा, उसको घेरने का, एक व्यूह रचना बनाने का एक मौका मिल गया। इत्तेफाक ये था कि आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड कांग्रेस के दोनों पार्टियों के प्रभारी उसी दिन से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हुए थे। इसको लेकर के दोनों पार्टियों के संगठन और भी ज्यादा अलर्ट थे। इसी सतर्कता के चलते कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग कर दी कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और माननीय न्यायालय ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब चीजें चल ही रही थी। आम आदमी पार्टी भी आंदोलन में कूद पड़ी और एक पूरी सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो प्रवक्ता थे, जो सरकार के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को बचाना शुरू किया और विपक्ष ने मुख्यमंत्री की घेराबंदी शुरू कर दी। इत्तेफाक यह था कि जिस दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ यह फैसला आया, उसी दिन उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रभारी देवेंद्र यादव और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया अपने 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंच चुके थे। उनकी वजह से उन दोनों पार्टियों के संगठन भी
एकदम अलर्ट पर आ गए। दोनों दलों के अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता अपनी ऐसी एक एक्सरसाइज में जुट गए जो सरकार के खिलाफ एक विस्फोटक साबित हो। विपक्ष के सामने त्रिवेंद्र सरकार को घेरने के लिए इससे और बेहतर मुद्दा हो भी नहीं सकता था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए श्रीमती बेबी रानी मौर्य राज्यपाल उत्तराखंड से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन जब राजभवन से समय नहीं मिला तो नाराज कांग्रेस ने अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को राजभवन कूच का ऐलान कर दिया। क्योंकि पिछले एक साल में कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ के मद्देनजर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, तो राजभवन से पहले ही तैनात भारी पुलिस बल ने 28 अक्टूबर को राजभवन कूच को रास्ते में ही रोक लिया। इस पर कांग्रेस बिफर गई और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम बड़े दिग्गज इस कूच में शामिल थे और पुलिस भीड़ से उलझ गई और एक बड़ा हादसा होते होते टला। इसके ठीक बाद आम आदमी पार्टी ने भी राजभवन कूच किया और सड़क पर दिन भर गजब का सियासी ड्रामा होता रहा। भाजपा की भ्रष्ट सरकार से और अकर्मण्य सरकार से मुक्ति चाहता है। ये कांग्रेस जनों का सैलाब नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता के भावनाओं का सैलाब है। गंभीर विषय है। नैतिकता की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कटघरे में खड़ी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। अगर मुख्यमंत्री जी में जरा सा भी नैतिकता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है त्याग पत्र देना चाहिए। आज भाजपा के लोगों की अजीब कहानी है, वो न्यायालय के निर्णय को भी मानने के लिए तैयार नहीं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करने का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का असली जो चेहरा है वो सबके सामने आ गया, बेनकाब हो गया है। हमने कल माननीय राज्यपाल महोदय से समय मांगा था लोगों की भावना को उनसे अवगत कराने के लिए, कांग्रेस पार्टी की भावना को केंद्र तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बहुत दुखद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जन की भावना, जन जन की भावना को दरकिनार करते हुए हमें मिलने का समय नहीं दिया। हमने कल ही ये रात को फैसला किया, क्योंकि राज्यपाल महोदय की तरफ से कोई हमें सूचना नहीं मिली, लिहाजा आज सुबह हम सभी कांग्रेस के लोगों ने ये फैसला किया कि हम कूच करेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय के घर पर पहुंचकर ये कोशिश करेंगे कि उनको मिलने के लिए मजबूर किया जाए। पिछले 4 साल से त्रिवेंद्र रावत ने पूरे उत्तराखंड को जीरो टॉलरेंस कह के बरगलाया है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिसको माननीय विधायिका ने 48 घंटे के अंदर उनके खिलाफ FIR करने का आदेश दिया है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को अब उत्तराखंड टॉलरेट नहीं करेगा। CBI जांच के मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी से और उसकी सफलता से उत्साहित कांग्रेस में सभी नेता अपने अपने भविष्य तलाश रहे थे और सभी के समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए भविष्य तलाशने लगे और संवारने की बात करने लगे। इसी बीच चूंकि कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी हुई नहीं है और कांग्रेस अपनी गुटबाजी के कारण ही पिछली बार केवल 11 सीटों पर रह गई थी, तो वो गुटबाजी भी उभर कर कहीं ना कहीं सामने आ रही थी। राज्यसभा सांसद जो हरीश रावत के बहुत खास माने जाते हैं और हरीश रावत ने ही उनको राज्यसभा भिजवाया था, तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण से उत्साहित होकर ये कह दिया कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को बहुमत मिलेगा और हरीश रावत मुख्यमंत्री होंगे। ये बात दूसरे नेताओं को नागवार गुजरी और वहां पर एक जहां सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस चली थी, जहां सरकार की घेराबंदी और व्यूह रचना हो रही थी, वहीं कांग्रेस में अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी जाग उठा और एक नया विवाद पैदा हो गया। जब राजभवन से पहले कांग्रेस का हंगामा चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट से उसी वक्त खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश पर रोक लगा दी गई है और मुख्यमंत्री को नया पक्षकार बनाते हुए और अन्य पक्षकारों से भी 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह खबर लगी तो कांग्रेसियों ने अपने आंदोलन को और तेज करते हुए
गिरफ्तारियां देना शुरू कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भाजपा खेमे में पसरे सन्नाटे को भी तोड़ दिया था। इसी दौरान भाजपा नेता आक्रामक हो गए और ऐसे व्यवहार करने लगे, ऐसी बयानबाजी शुरू हो गई मानो स्थगनादेश की जगह क्लीन चिट मिल गई हो। लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिए जाने के बाद फौरी तौर पर भाजपा सरकार को एक बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन विधि विशेषज्ञों का मानना है कि त्रिवेंद्र सरकार का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पहुंच गया है। जब तक स्थगनादेश रहेगा तब तक सीबीआई शांत रहेगी और जैसे ही स्टे वैकेट हुआ उसे हाईकोर्ट के आदेश को मानना ही होगा। भाजपा को तो सियासी तौर पर खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसके अलावा त्रिवेंद्र रावत भी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे और यदि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी से भी ज्यादा और पहले से ज्यादा मजबूत राजनेता होकर उत्तराखंड की राजनीति में उभरेंगे और यह समय ही बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया है। न्यायपालिका क्या करेगी क्या नहीं करेगी उससे एक पक्ष तो मायूस होना लाजमी है, लेकिन इस मामले को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की साख भी कसौटी पर लगी हुई है। अननेसेसरी, मैं तो हिम्मत के साथ शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अननेसेसरीली हाई कोर्ट के जजमेंट में मुख्यमंत्री जी को पर्सनली इंप्लीकेट किया गया, मुख्यमंत्री जी का नाम लिया गया। इसलिए मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत हैसियत से एसएलपी फाइल की और उनकी बातों में सुप्रीम कोर्ट को दम नजर आया। वो तमाम सारी बातें जो मैंने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, दैट गॉट रिकॉग्नाइज्ड, और बाकायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी थी वो भी गौर करने लायक है और तत्काल उसमें स्टे का आदेश दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निजी हैसियत से ऐसा किया। सत्य और असत्य की लड़ाई मनुष्य के जीवन काल से चल रही है और ये हमेशा चलती रहेगी और इस लड़ाई को हमको सतत जारी रखना होगा। अगर सतत जारी नहीं रहेगी तो असत्य हावी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया और उनका एकमात्र उद्देश्य है इस मुद्दे को जिंदा रखना है किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव में। क्योंकि हरीश रावत के खिलाफ भी एक स्टिंग के मामले में सीबीआई जांच विचाराधीन है और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक ये कहने को होता था कि हरीश आपके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन अब कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया है कि हाई कोर्ट ने आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए। तो फिलहाल ये बला 1 महीने के लिए टल गई है जब तक अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय नहीं देता। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुनवाई के बाद, इनका पक्ष जानने के बाद, मुख्यमंत्री का पक्ष पूरा सुनने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को डिटो कर दिया और उसको बरकरार रहने दिया, तो फिर यही समस्याएं, यही मुसीबत पार्टी के सामने होंगी जो पिछले 2 दिन पहले होने वाली थी। और सीबीआई जांच शुरू करेगी, इंक्वायरी शुरू करेगी, एफआईआर लॉन्च होगी, तो फिर तमाम संवैधानिक संकट पार्टी और सरकार के लिए खड़े होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को पूरी तरह से पलट दिया तो फिर आप देखिएगा कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की राजनीतिक ताकत और उनकी हैसियत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और उनको भविष्य में यहाँ छेड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर निर्भर हैं। उनकी चीफ मिनिस्टरशिप कब तक रहेगी, वो कब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, फिलहाल ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हुई है। अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को मानता है या मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करके हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर मिलूंगा किसी खास मुद्दे के साथ, अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी, शुक्रिया आपका।